गरीब कुंती अपने 5 बेटों की शादी रतन, मनोरमा, रीवा, चंपा, इमली से करवा कर ले आती है। आओ बहुओं, तुम 5 का तुम्हारे नए संसार में स्वागत है। चावल का कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। जी माँ। तब कलश गिराकर 5 अंदर आकर चटाई पर बैठ जाती हैं। कुंती बहन, अब जल्दी से मुंह दिखाई करवा दो ताकि हम भी घर चले। गर्मी में खड़े खड़े मैं तो भुट्टे की तरह भुन गई हूँ। अब वैसे कुंती बहन, बुरा मत मानना, मगर तुम्हारे 5 बेटों में से कोई भी काम काज के नहीं है। अरे इतनी भी कमाई धमाई नहीं है क्या कि घर में एक छत पंखा लगवा सके। पड़ोसन कोकिला की बात कुंती के दिल में चुभ जाती है। तभी इमली तड़केदार जवाब देती है। काकी माँ, आपने अपने घर में फर्स्ट क्लास एसी लगवा रखी है तो उसकी फर्राटेदार हवा भी आप खाते हैं, तभी ढोलक जैसे फटने को हो रही हैं। तौबा तौबा, देखो जरा इस कुंती की गांव वाली बहू तो बड़ी टेढ़ी खीर है, कैसे टेढ़ा जवाब दे रही है। इमली बहू, चुप हो जाओ, किसी को दरवाजे पर बुलाकर अपमानित नहीं करते। काहे नहीं बोले सासू माई, ये भी तो कितना भचर भचर कर रही थी। अरे ये क्या हमारे घर का खर्चा पानी चल रहा है जो हम इनकी सुने। इमली की बात से पड़ोसन कोकिला को तेज की मिर्ची लग जाती है, जिससे वो खिसक लेती है। इमली, तुमने तो कोकिला आंटी की क्या खूब क्लास लगाई, आज उन्हें खाना भी हजम नहीं होगा। चुप कर तू लखन, अपनी लुगाई की तारीफ कर रहा है। देखते देखते सूरज डूब जाता है और रात हो जाती है। तभी रत्ना चंपा पसीने से तरबतर होकर बोलती है। माँ जी, घर के अंदर तो रात के टाइम भी थोड़ी ठंडक नहीं है, इतने घमस में नींद कैसे पड़ेगी। बहुओं, मैं भी इसका जुगाड़ लगाती हूँ, तब तक तुम ये हाथ पंखा कर लो। आहा, ये घास पंखा तो कितनी ठंडी हवा कर रहा है। अब थोड़ी राहत पड़ी है। लगता है ये पंखा माँ जी ने खुद से बिना है, कितना हल्का है और घुमाने पर फर्राटेदार हवा दे रहा है। तभी आंगन में से हरी हरी घास कुंती घर में लाती है, जिस पर रत्ना। माँ जी, आप ये घास किस लिए लाई हैं? रत्ना बहू, रोजाना हम इस घास का बिछौना करके सोते हैं। घास का बिस्तर ठंडक वाला होता है, इसलिए नींद पड़ जाती है, वरना जमीन तो ज्वालामुखी जितनी जलती है। लाइए माँ जी, हम लगाते हैं बिस्तर। 5 जुगाड़ू बहू घास के पुलों को एक लाइन से बिछा देती हैं। सब तकिया रख कर सो जाते हैं। अगली सुबह 5 तड़के सवेरे उठकर काम में जुट जाती हैं। जेठानी जी, मैंने मिट्टी से चूल्हा लीप दिया है, आपको राशन मिला? रीवा, आटा चावल दाल सब तो मिल गया, लेकिन सारे उपले तो खत्म हो गए हैं, केवल चूड़ा बचा है गोबर का। मनोरमा जेठानी जी, अच्छे से देखिए, क्या पता टोकरी में 2-4 लकड़ी पड़ी हो तो आंच जोड़ लेंगे और बुरादा झोंक कर जुगाड़ लगाकर खाना पका लेंगे। रीवा, बिना लकड़ियों की बात नहीं बनेगी। इतने में कुंती पसीने पसीने होकर थकीहारी सर पर लकड़ियों की गठरी लिए आती है। ओहो, सूरज देवता ने आग बरसा रखी है। मंजली बहू, लकड़ी तो उतार ले। माँ जी, इतनी तेज धूप में आपको लकड़ी लेने जाने की क्या आवश्यकता थी, हम 5 ले आते। बहुओं, सारी जिंदगी तो तुम 5 को ही गृहस्थी संभालनी है, लेकिन अभी तुम एक दिन की दुल्हन हो। लकड़ियां लेने जंगल जाओगी तो पड़ोसने बातें बनाएंगी। कुछ देर में 5 पहली रसोई का खाना बनाकर परोसती हैं। खाने की खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। आलू दम पूरी, रसगुल्ला। आज तो दावत हो गई भाई। सोहन भैया, मुझे तो बगैर सब्जी के भी ये नमक वाली कचौरी खाने में अच्छी लग रही है। रत्ना, 2-4 कचौरी और दे दो। जी, ये लीजिए। बहुओं, रसोई के अंदर तो राशन पानी का कितना अभाव था, फिर भी थोड़े से राशन में तुमने इतने व्यंजन बना लिए। यही तो एक कुशल गृहिणी का गुण होता है। धन्यवाद माँ जी। थोड़े दिन में 5 गरीब ससुराल के रंग ढंग में ढल जाती हैं। दूर जंगल से लकड़ियां काट कर लाना, चूल्हे पर खाना पकाना, नदी पर बर्तन मांजने जाना 5 की प्रतिदिन की दिनचर्या बन जाती है। एक दोपहर। बहुओं, कितना टाइम हो गया है, तुम 5 ने अभी तक नहीं खाया। माँ जी, पहले ये 5 भाई आकर रोटी खा जाए, फिर हम खा लेंगे। ऊपर से गर्मी ने भूचाल मचा रखा है, खाने की इच्छा नहीं कर रही है। जेठानी जी, चलिए ना, नदी पर से डुबकी मार के आते हैं। ठीक है, चलो, शाम को चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी भी लेकर आएंगे। दोपहर की आग बरसती गर्मी में 5 जंगल चल देती हैं। आज 5 दूसरे रास्ते से जाती हैं, जहां ठंडा बाजार पड़ता है। कोई ठंडी लस्सी छाछ तो कोई चादर चटाई बेच रहा था। वहीं एक व्यापारी इलेक्ट्रॉनिक चीज पंखा कूलर बेच रहा था। आओ जी, रास्ते का माल सस्ते में खरीद लो। आओ जी, आओ जी। जेठानी जी, देखिए ना, व्यापारी कितना फराटेदार पंखा कूलर बेच रहा है। चलकर रेट पूछ कर देखते हैं। मगर इमली, पंखा कूलर खरीदने के लिए हमारे पास पैसे भी तो नहीं है। अरे चलिए तो पहले। तब 5 व्यापारी के पास आती हैं। भाई साहब, इस कूलर का कितना दाम है? बहन जी, वैसे तो सेकंड हैंड चीज है, मगर बड़ी कोठी वाले ने भेजा है इस कूलर को। कम से कम 50,000 का होगा, लेकिन मैं आपको 10,000 में दे दूंगा।
अरे ओ चाचा, कम से कम चीज देखकर तो रेट लगाओ। अरे कूलर का हाथ पैर सब लंगड़ा लूड़ा हो गया है, बनवाने में भी पैसा खर्चा होगा, 1,500-2 हजार में दे दो। इमली की बात सुनकर दुकानदार पिनक जाता है। चलो फूटो यहाँ से, तुम तो हाथ का पंखा ही करो, कूलर की हवा खाने की तुम्हारी औकात नहीं है। मुंह लटकाकर पांचों जंगल में आ जाती हैं, जहां पर्यावरण विभाग के कुछ लोग पेड़ों को काट रहे थे। तभी रेवा पूछती है, भाई साहब आप इस तरह पेड़ों की अंधाधुंध कटाई क्यों कर रहे हैं? पेड़ों में भी जान होती है, पेड़ हमें शुद्ध हवा छाया देते हैं। बहन जी, ये सारे पेड़ मरकर और सूख चुके हैं, इसे कटवाकर नए पेड़ पौधे लगवाए जाएंगे। तभी उन सूखी लकड़ियों को देखकर इमली चंपा का जुगाड़ू दिमाग चलता है। अब भैया जी, अगर ये सूखी लकड़ी आपके काम की नहीं है तो हम ले जाते हैं। जी जी बिल्कुल, ले जाइए, हमें तो वैसे भी जंगल को साफ करना है। सारी लकड़ियां चुनकर पांचों घर लाती हैं, जहां गर्मी घमस से बेचैन सास घर छोड़कर चौखट के बाहर बैठी थी। माँ जी, बाहर कितनी गर्म लू चल रही है, आप अंदर क्यों नहीं बैठी? अरे बहू, घर में बगैर पंखे के घमस में बैठा नहीं गया, बाहर पत्ते हिलडुल रहे हैं, थोड़ा चैन तो है। माँ जी चिंता मत कीजिए, हमने इस गर्मी को भगाने का जुगाड़ ढूंढ लिया है, हमारे घर में भी पंखा, एसी, कूलर सब कुछ होगा। मगर चंपा बहू, ये कैसे संभव है? तुम सबके पति बेचारे कड़ी धूप में मेहनत करके घर का खर्चा पानी मुश्किल से चला रहे हैं, एसी कूलर तो कितने महंगे रेट की चीज है। माँ जी, हम चाहे तो लकड़ी से भी कूलर, पंखा, एसी बना सकते हैं और तार जोड़कर बिजली से चला सकते हैं। अरे वाह चंपा, ये तो बड़ा धांसू जुगाड़ लगाया तुमने। अब पांचों सबसे पहले लकड़ी का पंखा बनाती हैं, लकड़ी छीलकर उसे पैना करके पंखुड़ी बनाती हैं। पंखुड़ियां तो बन गई, डंडी बनाने के लिए हमें मजबूत मोटी डंडी लेनी होगी ताकि स्टैंड टेक सके। कुछ ही देर में पांचों जुगाड़ू बहुएं लकड़ी का छत, पंखा, टेबल, फैन बनाकर प्लग जोड़कर जैसे बोर्ड में लगाती है तो फर्राटेदार हवा देने लगता है, जिसे देख सास, क्या बात है मेरी जुगाड़ू बहुओं, तुम पांचों तो पक्की मैकेनिक हो, फर्स्ट क्लास लकड़ी का पंखा बना लिया, कितना ठंडक मिल रहा है हवा खाकर। एसी की हवा खाना तो हमारे नसीब में नहीं, इस पंखे से ही गुजारा कर लेंगे। माँ जी, एसी कौन सी बड़ी चीज है, आपकी जुगाड़ू बहू वो भी बनाकर दिखाएंगी। अगले दिन पांचों बहू एक एसी कूलर की दुकान में जाकर बड़े ध्यान से उसका बॉडी स्ट्रक्चर देखती हैं और घर आकर इस बार एसी और कूलर बनाती हैं। 3 बहू एसी बनाती हैं और 2 बहू कूलर बनाती हैं। चंपा जेठानी जी, मैंने कूलर के चारों तरफ घास लगा दिया है। ठीक है, मैं जल्दी से पानी भर देती हूँ, फिर तुम चालू कर देना। थोड़ी देर में जैसे ही चंपा कूलर चलाती है तो उनका ये जुगाड़ भी सफल रहता है और इसी प्रकार वो लकड़ी की एसी बनाकर उसमें कूलिंग करने वाली मशीन जोड़ती है। अब उनके छोटे से मकान में एसी, कूलर, पंखा, सुख विलासिता की सारी चीज मौजूद थी। तुम पांचों ने तो कमाल कर दिया। हम सोच रहे हैं अब 2-4 हजार के तनख्वाह वाली नौकरी छोड़ छाड़ कर तुम्हारा बनाया एक एसी, कूलर, पंखा का व्यापार करें। पांचों के पति उन चीजों को अब बाजार लगाकर बेचने लगते हैं। इसमें जुगाड़ू बहू भी साथ देती हैं। आइए आइए, 1000 रुपए में लकड़ी का फर्राटेदार कूलर और टेबल फैन खरीदिए और ठंडी ठंडी हवा खाइए। केवल 5000 में लकड़ी वाली बढ़िया कूलिंग करने वाली एसी भी खरीदिए और गर्मी से राहत पाइए। एक बार जरा इस लकड़ी वाली एसी को चलाकर दिखाओ तो मैं खरीद लूंगी। जी बिल्कुल। मनोरमा लकड़ी वाला एसी चलाकर ग्राहक को दिखाती है। देखते देखते अब खरीदने के लिए और भी लोगों की भीड़ मच जाती है। तुम्हारी लकड़ी की एसी तो बड़ी फर्राटेदार चल रही है। मैंने चलवा कर इसीलिए देखा क्योंकि आजकल बाजार में बहुत सारे चूना लगाने वाले व्यापारी भरे पड़े हैं। इसी प्रकार से अब धीरे धीरे पांचों बहुएं बाजार में ग्राहकों का विश्वास जीत लेती हैं, जिससे गर्मी में उनकी लकड़ी की एसी, कूलर, पंखे सबसे ज्यादा बिकते हैं और अपने जुगाड़ू दिमाग से वह अपने हालात अच्छे कर लेती हैं। उनकी तरक्की देखकर जलनखोर पड़ोसने जलकर खाक हो जाती हैं। इस बार तो तगड़ी गर्मी पड़ी है। सर पर बिना गीला कपड़ा बांधे तो घर से बाहर निकलना ही मुश्किल है। मेरा तो घर से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। ऐसा लगता है कि धूप में बाहर कदम रखते जलकर भस्म हो जाएंगे हम लोग। इतनी गर्मी पड़ रही है और तुमने देखा नहीं, आज कुएं का पानी भी कितना कम था। गर्मी से परेशान दोनों बहुएं हाथों में पानी का मटका लिए घर लौट रही होती हैं कि तभी रास्ते में उन्हें उनकी पड़ोसन सरला मिलती है। आज बड़े दिनों के बाद देखियो, कहाँ गई थी? घर पर भी हफ्ते भर से ताला लगा था। अरे तुम तो जानती हो कि मेरे वो मुझसे कितना प्यार करते हैं। गर्मी की वजह से मैं काफी परेशान हो रही थी ना, इसलिए वो मुझे घुमाने के लिए नैनीताल ले गए थे। नैनीताल? लेकिन वो तो काफी महंगी जगह है ना। हाँ, लेकिन अगर एक पति अपनी पत्नी के लिए सब नहीं करेगा तो किसके लिए करेगा?
सरला की बातें सुन प्रणाली और प्रेरणा एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं और सीधा अब अपने टूटे फूटे घर में आ जाती है, जहां टूटी छत से धूप की रोशनी सीधा उनके घर पर पड़ रही थी। तो वहीं इतनी गर्मी थी जिसमें आरोही और शांति चूल्हे पर खाना बना रही थी। आ गई तुम दोनों? कब से इंतजार कर रहे हैं हम तुम्हारा। कुआं तो यहीं पास में है, फिर भी इतनी देरी कैसे हो गई? रास्ते में सरला मिल गई थी, कह रही थी उसका पति उसे घुमाने के लिए नैनीताल लेकर गया था। अरे किस्मत हो तो सरला के जैसी हो, वो भी हमारे जैसी गरीब है, लेकिन उसका पति उसके लिए कितना कुछ करता है। वो तो है, अब सबके पति हमारे पतियों की तरह थोड़ी ना है जिनको अपनी पत्नी की कोई परवाह ना हो। गांव में हर कोई गर्मी से परेशान होकर कूलर ले आया है, लेकिन ये लोग क्या ही बोलो, छोड़ो। गर्मी से परेशान बहुएं अपने पतियों के कुछ न करने को लेकर बात कर रही होती हैं। तभी उन सबके पति फैक्ट्री से दोपहर का खाना खाने के लिए घर आते हैं। तुम लोग अभी तक बस खाना बनाने में ही लगी हुई हो। जब पता है सब दोपहर में आते हैं खाना खाने के लिए, तो समय से खाना बनाकर क्यों नहीं रखती? आप लोग खुद तो फैक्ट्री में काम करते हैं, लेकिन गर्मी में तो हम लोगों को बनना पड़ता है। कितनी बार कहा है कि छत ठीक करवा दो, धूप सीधा घर में आती है, ऊपर से इतनी गर्मी में चूल्हे पर खाना बनाओ। सबके पति अपनी पत्नियों का कितना ध्यान रखते हैं, उन्हें गर्मी में घुमाने के लिए ठंडी ठंडी जगह पर ले जाते हैं, और एक आप लोग हैं। घर में कदम रखा नहीं कि शिकायतों की लिस्ट शुरू हो गई। मेहनत करके हम लोग तुम लोगों का पेट भर रहे हैं, इतना काफी नहीं है क्या? गर्मी में पेट भरना ही काफी नहीं है ना तो आप लोगों से पंखा ठीक करवाया गया और ना ये छत। अपने शौक पूरे करने हैं, है ना? तो खुद जाकर काम कर लो। सब बाहर जाकर काम करोगे ना, तब पता चलेगा। गर्मी के चलते आए दिन सभी बहुएं अपने पतियों से कूलर पंखे की फरमाइश करते हुए काफी लड़ाई झगड़ा करती थी, जिससे परेशान होकर अब इन सबके पति शहर में एक नौकरी ढूंढ लेते हैं। ये उम्मीद थी आप लोगों से, ऐसी हालत में इस टूटे फूटे घर में गर्मियों में हम लोगों को छोड़ कर जा रहे हैं। कम से कम तुम लोगों का छुटकारा तो मिलेगा। घर के खर्च के लिए पैसे रख दिए हैं हम लोगों ने, अब महीने में एक बार आया करेंगे। सभी भाई गुस्से में शहर में नौकरी के लिए चले जाते हैं। तो वहीं अब अनुयायी उनके दिए हुए पैसों से घर चलाती है और 1 से 2 हफ्ते में ही सारे पैसे खत्म होने को आ जाते हैं। अब क्या करें, 4 दिन और फिर ये पैसे भी खत्म हो जाएंगे और हमारे पतियों को भी आने में भी काफी समय है। जब तक कैसे गुजारा होगा हमारा? गांव के कुछ लोग पास के जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर अपना गुजारा चलाते हैं। हम भी लकड़ियों को काटना शुरू कर देते हैं, कम से कम घर में पैसों का इंतजाम हो ही जाएगा। प्रेरणा ठीक कह रही है, अब पेट पालने के लिए कुछ तो करना ही होगा ना। पैसे खत्म हो जाने के बाद पांचों बहुएं पास के जंगल से लकड़ियां लाकर उन्हें बेचकर अपना गुजारा चलाती हैं। बीतते दिनों के साथ साथ अब गर्मी भी काफी बढ़ चुकी थी। पांचों बहुएं गर्मी से परेशान होकर घर के कोने में बैठी होती हैं कि तभी घर का मालिक केशव आता है। केशव जी, आप यहाँ? अरे जरूरी काम था इसलिए आना पड़ा। गांव में मेरे जितने भी मकान हैं उन्हें बेचकर अब मैं शहर में एक घर लेने वाला हूँ, इसलिए आप लोग हफ्ते भर में मकान खाली कर दीजिएगा। ये आप क्या कह रही हैं? इस गांव में तो आपके अलावा कोई और घर किराए पर देता भी नहीं है। हम अगर घर खाली कर देंगे तो जाएंगे कहाँ? अब मैं भी क्या ही कर सकता हूँ, इसलिए तो आपको हफ्ते भर पहले ही बता दिया कि आप लोग कहीं ना कहीं अपना इंतजाम कर लो। केशव की बात सुनकर सभी बहुएं काफी ज्यादा परेशान हो जाती हैं और अगले दिन हर रोज की तरह लकड़ियां काटने जंगल में जाती हैं। अब क्या करें हम? हमारे पतियों का भी कुछ अता पता नहीं है कि वो कब आएंगे, और ना ही हम किसी दूसरे गांव जा सकते हैं। अब हमें तिरपाल लगाकर रहना पड़ेगा। सभी बहुएं लकड़ियां काट ही रही होती हैं कि तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश की वजह से भागते हुए जंगल से बाहर निकलने की बजाय जंगल के अंदर की तरफ चली जाती है और एक बड़े से पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो जाती है। लगता है हम बाहर निकालने की बजाय जंगल के और अंदर आ गए हैं। अब जब तक बारिश नहीं रुक जाती तब तक यहीं रहना होगा। कुछ देर बाद जब बारिश रुकती है तो प्रेरणा की नजर थोड़ी दूर पर पानी पर पड़ जाती है। पहले तो प्रेरणा को गड्ढा लगता है, लेकिन जब प्रेरणा थोड़ा आगे जाती है तो देखती है कि वो पानी का गड्ढा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी नदी है। यहाँ तो इतनी बड़ी नदी है। प्रणाली, शांति, विमला, देखो यहाँ कितनी बड़ी नदी है। प्रेरणा, ये तो काफी बड़ी नदी है, हमें तो इस बारे में कभी कुछ पता ही नहीं चला। लगता है लोग बाहर से लकड़ियां काट कर ले जाते हैं और अंदर की तरफ आते ही नहीं हैं। यहाँ पर कितनी ज्यादा ठंडक है ना, और कितनी बड़ी जगह भी है ये। मैं तो कह रही हूँ कि हम बाहर गांव में गर्मी में तिरपाल लगाने की बजाय क्यों ना यहीं पर अपनी छोटी सी झोपड़ी बना ले। ये सही रहेगा, फिर हमें लकड़ियां काटने के लिए ज्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ेगा और पानी की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो फिर जल्दी से घर बनाने की तैयारी करते हैं।
सभी बहुएं वापस अपने टूटे फूटे किराए के घर में जाती हैं और वहां से अपना सारा जरूरी सामान लेकर वापस नदी किनारे आ जाती हैं और उसकी मदद से एक छोटी सी झोपड़ी बना लेती हैं। साथ ही छोटे मोटे सजावट के सामान और खेल खिलौने भी बनाती हैं। ये देखो, मैंने लकड़ी से कितनी सुंदर छोटी सी बैलगाड़ी बनाई है, लोग तो इसे देखकर ही खरीद लेंगे। तुम लोगों ने तो लकड़ी से काफी सारा सामान बना लिया और मैंने आज घर के सारे गंदे कपड़े धो दिए और नदी के ठंडे ठंडे पानी में नहा भी लिया। मैं तो कह रही हूँ तुम लोग भी जाकर नहा लो, कैसे पसीने से परेशान हो रही हो। चलो चलते हैं, काफी समय के बाद ठंडे पानी से नहाने को मिलेगा। शुरुआती दिनों में तो पांचों बहुएं नदी किनारे जंगल के पास बनाई अपनी छोटी सी झोपड़ी में काफी ज्यादा खुश थी, लेकिन वो जंगल है तो परेशानी भी होनी लाजमी थी। ये मेरे पैर पर क्या रेंग रहा है, कहीं कोई कीड़ा तो नहीं आ गया। प्रेरणा जैसे ही नींद से आंख खोलकर देखती है तो उसके पैर पर कोई कीड़ा नहीं बल्कि एक सांप का बच्चा घूम रहा था, जिसे देख प्रेरणा बिस्तर से उठ जाती है और चिल्लाने लगती है। प्रेरणा के चिल्लाने की आवाज से बाकी बहू जब घर के अंदर आती हैं, हे भगवान, ये सांप का बच्चा हमारे घर में कैसे घुसा, अब इसे बाहर कैसे निकालें? आरोही बाहर से लकड़ी का टुकड़ा लेकर आती है और हिम्मत दिखाते हुए सांप के बच्चे को उठाकर बाहर जंगल में फेंक देती है। तो वहीं अब रात जब होती है तो सभी लोगों को अजीब अजीब जानवरों की आवाज आने लगती है। इस जंगल में तो काफी खतरनाक जानवर हैं, इसलिए कोई भी इस जंगल के ज्यादा अंदर नहीं आता था। लगता है जानवर हमारी झोपड़ी के पास ही हैं, कहीं ये हमारी झोपड़ी में आ गए तो। मैं तो लालटेन बुझा रही हूँ, कहीं रोशनी को देखकर ये जानवर हमारी झोपड़ी में ही ना घुस जाएं। अब शाम होने से पहले ही सभी बहुएं अपनी झोपड़ी के बाहर आग जलाकर रख देती थीं। आग की वजह से कोई जंगली जानवर तो उनकी झोपड़ी के करीब नहीं आता, लेकिन डर फिर भी सभी बहुओं में बना रहता है। प्रणाली नदी किनारे बैठकर हर रोज की तरह बर्तन धो रही थी कि तभी प्रणाली के सामने एक उड़ता हुआ बड़ा सा बाज आता है। हे भगवान, अब इस जंगल में बाज की ही कमी थी, ये मुझे इस तरह से क्यों देख रहा है? प्रणाली डर के मारे भागने लगती है। तभी वो बाज उड़ते हुए प्रणाली का पीछा करता है और उसके कंधे पर अपने नाखून से मार देता है, जिससे प्रणाली को काफी चोट लग जाती है। तो वहीं घर में मरहम बनाकर उसके चोट पर लगा देती है। सभी अब काफी ज्यादा परेशान थे। तो वहीं दूसरी तरफ 1 महीने से ऊपर हो चुका था। पांचों बहू के पति जब गांव आते हैं तो देखते हैं कि घर में कोई नहीं है। पड़ोसियों से पूछने पर आप लोगों के जाने के बाद केशव जी ने अपना घर बेच दिया और वो पांचों जंगल की तरफ चली गई। पहले तो वो रोज जंगल से गांव में आना जाना करती थी, लेकिन कुछ दिनों से तो वो यहाँ नहीं आई हैं। क्या कहा? वो नहीं आई? कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? पांचों पति जब उन्हें ढूंढते हुए जंगल में जाते हैं तो थोड़ी देर में वो नदी किनारे बनी उस झोपड़ी में पहुंच जाते हैं जहां इन सब की पत्नियां होती हैं। बहुत दर्द हो रहा है कंधे में, कंधा बिल्कुल हिलाया भी नहीं जा रहा है। प्रणाली, हमें माफ कर देना, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम्हें डॉक्टर के पास ले जा सके। अगर आज हमारे पति हमारे साथ होते तो हमें ऐसे दिन न देखने पड़ते। न जाने वो कब आएंगे, कहीं वो हमें भूल तो नहीं गए। ऐसा कभी नहीं हो सकता, हम तुम लोगों को कभी नहीं भूल सकते। हमें माफ कर दो, हमारे गुस्से के चलते तुम लोगों के साथ क्या कुछ नहीं हो गया। पड़ोस वाली मयूरी ने हमें सब कुछ बता दिया। अब तुम लोगों को यहाँ रहने की कोई और जरूरत नहीं है और तुम सब हमारे साथ शहर चलोगे। बस हमें माफ कर दो। आप लोग आ गए, यही हम पांचों के लिए काफी है। सभी पति अब अपने पत्नियों को शहर ले जाते हैं, जहां सबसे पहले वो प्रणाली का इलाज करवाते हैं। कुछ ही दिनों में प्रणाली भी ठीक हो जाती है और अब वो सब शहर में ही एक किराए के मकान में रहते हैं। अपने पतियों को दिन रात मेहनत करता देख शहर में छोटे मोटे काम देखना शुरू कर देती हैं, जिससे अब धीरे धीरे वो अपनी जरूरत को भी पूरा कर पाते हैं और जल्द ही सब एक साथ मेहनत करके अपना खुद का घर बनाते हैं और खुशी खुशी रहते हैं।